तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे, अपने अपने घर पे मौज काट रहे होंगे। तो देखिए हम बात करेंगे इजराइल और हमास के बीच में जो वॉर हो रहा है उसके बारे में, क्योंकि देखा जाए तो इस वॉर ने पूरी दुनिया की जो अटेंशन है वो यूक्रेन रशिया वॉर से यहाँ पर लाके खड़ी करती है। क्योंकि देखा जाए तो मामला ही कुछ ज़्यादा गंभीर है, क्योंकि ये जो पूरा जो एरिया है वो काफ़ी लंबे समय से अनस्टेबल रहा है। और जो इसमें जो सबसे ज़्यादा जो मेन कारण है वो यहाँ पर फ़लस्तीन का मुद्दा है। क्योंकि देखा जाए तो जब से इसराइल का क्रिएशन हुआ है फ़लस्तीन का क्रिएशन हो नहीं पाया है, और इसके पीछे कई सारी वजह थी। ख़ास करके जो अमेरिका है वो अंधा सपोर्ट करता है इसराइल को। तो जो इसराइल है उसको यहाँ पर हमेशा से ही सपोर्ट मिलती रही है, पैसा बहुत ज़्यादा मिलता रहा है। तो उसी के दम पर यहाँ पर जो फ़लस्तीन एक इस देश बनने का जो ख्वाब है वो कभी पूरा ही नहीं हुआ है, जिसकी वजह से जो इसराइल लगातार टॉर्चर करता रहा, दमन करता रहा उनका, और उनको ऑक्यूपेशन में रखा। और आप देख सकते हैं कि जो गाज़ा है उसको दुनिया की सबसे बड़ी खुली जेल कहा जाता है, क्योंकि उसके ऊपर पूरा जो ब्लॉकेड है वो यहाँ पर इसराइल के ज़रिए लगा हुआ है। लोग आ नहीं सकते, उनको कोई भी फ्रीडम नहीं है, कहीं पर आ जा नहीं सकते हैं। वो अपने जो परिचित है जो वेस्ट बैंक में है वहाँ पे नहीं मिल सकते। और इसके अलावा जो वेस्ट बैंक है वहाँ पर भी जो इसराइल है वो काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर करता है, और जो वहाँ के जो सेटलर्स हैं वो भी यहाँ पर जो पुलिस है उनके साथ मिलकर यहाँ पर फ़लस्तीनियों को मार देती है। और कभी कभी तो यहाँ के उसके कई गाँवों को भी यहाँ पर जला देती है। अभी रिसेंटली यहाँ पर हुआ था हुआरा, तो वहाँ पर जो हुआरा था वहाँ पर सेटलमेंट के ज़रिए जो लोग थे वहाँ पर रहने वाले सेटलमेंट के इजरायली लोग थे, उन्होंने यहाँ पर पूरे पूरे गांव में आग लगा दी और कई सारे लोगों की यहाँ पर मौत हुई थी। तो यहाँ पर जो इसराइल है वो कई सारे लंबे समय से यहाँ पर फ़लस्तीनियों को परेशान करता रहता है, और इसी चक्कर में यहाँ पर कई सारे आतंकवादी गुट भी शामिल हो गए कि भाई यहाँ पर हमारा जो फ्रीडम स्ट्रगल है वो ऐसे नहीं हो रहा है तो हम यहाँ पर आतंकवाद की राह पकड़ लेंगे। और ऐसे में यहाँ पर कई सारे जो संगठन है वो निकल कर आ गए, जैसे कि हमास है, फ़लस्तीनियन इस्लामिक जिहाद है, और ऊपर जाएं लेबनान की तरफ तो हिज़्बुल्लाह है। तो कई सारे यहाँ पर ऐसे संगठन हो रहे हैं जो यहाँ पर इसराइल के ख़िलाफ़ एक्शन लेते हैं, क्योंकि इसराइल जो है यहाँ पर वो अपनी पुलिस और अपनी सेना की मदद से यहाँ पर लोगों को टॉर्चर करता है। तो वहाँ पर जो फ़लस्तीन के जो कुछ लोग हैं वो यहाँ पर इस तरह से इसराइल के ख़िलाफ़ बदला लेते हैं। और जो हमास ने भी जो किया है वो भी इसी का ही नतीजा है, क्योंकि देखा जाए तो जो इसराइल है वो अपनी सेना के ज़रिए यहाँ पर कई बार मस्जिद अल अक्सा है उसमें यहाँ पर चला जाता है और लोगों के ऊपर मतलब टॉर्चर करता है, लोगों को मारता पीटता है, गोलियां भी बरसा देता है और बम भी बरसा देता है। और वो भी एक होली प्लेस में, क्योंकि देखा जाए तो जो अल अक्सा मस्जिद है वो इस्लाम में तीसरी सबसे ज़्यादा पवित्र मस्जिद मानी जाती है मक्का और मदीने के बाद। और अगर आप एक सच्चे इंसान और सच सुनना चाहते हैं तो सच तो यही है कि जो इसराइल है वो लगातार जो फ़लस्तीन है उसकी ज़मीनें खाता जा रहा है। आप देख सकते हैं कि पहले पूरा जो एरिया था वो फ़लस्तीन था, लेकिन यहाँ पर धीरे धीरे जो यहूदी थे उनको यहाँ पर यूरोप में सताया जाने लगा। तो आप तो पता ही है कि हिटलर के ज़माने में क्या हुआ था यहूदियों के साथ। तो वहाँ से भाग कर ये फ़लस्तीनी एरिया में आए, और जो फ़लस्तीन जो ओरिजिनल यहाँ की जो लोग थे, बाशिंदे थे, उनको अपने घरों से बाहर निकाल के फेंक दिया। और आज भी जो फ़लस्तीनी लोग हैं वो रेफ्यूजी कैंप में रहते हैं। गाज़ा भी एक रेफ्यूजी कैंप ही है। आप देख सकते हैं कि जो गाज़ा है वो बहुत ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है। दुनिया का सबसे बड़ा डेंसली पॉपुलेटेड एरिया कोई सा माना जाता है तो वो गाज़ा ही है। और इसी वजह से यहाँ पर जो गाज़ा है उसको दुनिया की सबसे बड़ी खुली जेल कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पर कोई इजाज़त नहीं है बाहर निकलने की, वहीं पर ही लोग बंद हैं, कहीं इधर आना जा नहीं सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं यहाँ पर। और हमास ने जो अटैक किया है वो भी इसी चीज़ का नतीजा है कि भाई यहाँ पर इसराइल टॉर्चर करता है तो हम भी यहाँ पर ऐसा कुछ करेंगे। तो यहाँ पर एक सरप्राइज़ अटैक कर दिया और जो इसराइल के लगभग 1200 से भी ज़्यादा लोग मार दिए, और लगभग इतने ही जो फ़लस्तीन है ये भी लोग मर गए हैं इसराइल की एयर स्ट्राइक से। और जो पूरा जो गाज़ा है वो फ्लैटन हो गया है, वहाँ पर लगातार बमबारी हो रही है, जो बिल्डिंगें थी वो सारी की सारी तबाह हो गई है। और ऐसा लग रहा है जैसे कि घोस्ट टाउन में आ गए हैं, जैसे कि यूक्रेन का हाल कर दिया है ना रशिया ने, वैसे यहाँ पर इसराइल ने गाज़ा का हाल कर दिया है कि भाई तुमने हमारे ऊपर हमला किया तो हम पूरे गाज़ा को तबाह कर देंगे। तो इस तरह से यहाँ पर पूरा गाज़ा तबाह हो गया है। लेकिन यहाँ पर जो लड़ाई है अभी भी जारी है, और ये कब तक चलेगी पता नहीं है, और ये हो सकता है कि बहुत ज़्यादा आगे भी खींच जाए, बहुत ज़्यादा लंबी भी चली जाए। और यहाँ पर जो भारत है, भारत की पोजीशन भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जटिल होने वाली है, क्योंकि देखा जाए तो वो भारत दोनों ही चीज़ों को सपोर्ट करता है, फ़लस्तीन को भी सपोर्ट करता है और इसराइल को भी सपोर्ट करता है। भारत का तो यही कहना है कि अगर यहाँ पर एक इसराइल देश हो सकता है तो यहाँ पर फ़लस्तीन देश भी होना चाहिए, यानी कि भारत यहाँ पर 2 स्टेट सोल्यूशन की बात करता है। और ऐसे यहाँ पर जो दुनिया के ज़्यादातर जो देश हैं वो भी यहाँ पर 2 नेशन थ्योरी के बारे में बात करते हैं कि भाई यहाँ पर इसराइल हो गया यहूदियों के लिए, तो यहाँ पर जो फ़लस्तीन होगा वो फ़लस्तीनियों के लिए होगा। लेकिन अब यहाँ पर एक युद्ध हो गया है, और ये जो युद्ध है वो काफ़ी ज़्यादा लंबा खींचने वाला है, क्योंकि देखा जाए तो ऊपर से यहाँ पर जो लेबनान की तरफ से हिजबुल्लाह है
वो भी यहाँ पर लगातार फायरिंग कर रहा है, जिसके जवाब में इजराइल भी यहाँ पर रिटेलिएट कर रहा है। और ये अब यहाँ पर ये भी समझा जा रहा है कि यहाँ पर ईरान की भी एंट्री हो सकती है, क्योंकि देखा जाए तो इजराइल को अगर सबसे ज़्यादा किसी देश से खतरा है तो वो है ईरान, क्योंकि यहाँ पर जो ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उससे यहाँ पर इजराइल को काफ़ी ज़्यादा खतरा है। और इजराइल यहाँ पर इस न्यूक्लियर प्रोग्राम को अपने एग्जिस्टेंशियल थ्रेट के लिए मानता है कि यहाँ पर जो ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम चल रहा है वो इजराइल के वजूद के लिए खतरा है, एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है वो। लेकिन यहाँ पर जो भारत है उसका भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नुकसान होने वाला है, और यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो इंडिया के लिए इतनी ज़्यादा ख़ास है नहीं, और ये भारत के अगेंस्ट ही जाने वाली है, जिसके बारे में हम एक एक करके बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्रूड ऑयल की, क्योंकि देखा जाए तो भारत जो है वो अपनी ज़रूरत का 85% इंपोर्ट पर डिपेंड है। तो यहाँ पर जो भारत है पूरी तरह से जो क्रूड ऑयल है उसके इंपोर्ट पर डिपेंड है, और भारत जो सबसे ज़्यादा जो क्रूड ऑयल मंगाता है रशिया, इराक, सऊदी अरब और इन देशों से ज़्यादा मंगाता है। लेकिन यहाँ पर जो मिडिल ईस्ट है सबसे ज़्यादा शेयर जो है मिडिल ईस्ट का ही आता है। लेकिन यहाँ पर जो पूरा जो वॉर चल रही है वो मिडिल ईस्ट में चल रही है, और हो सकता है कि जो पूरी की पूरी जो वॉर है वो कई सारे देशों में और फैल जाए, ख़ास करके सीरिया में, लेबनान में, क्योंकि यहाँ से भी जो शेलिंग हो रही है उसके देख के भी यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो हो सकता है कि यहाँ पर ये दूसरे देशों में भी फैल जाए, और हो सकता है कि जो इजराइल है वो ईरान के ऊपर अटैक कर दे, या फिर ईरान जो है वो इजराइल के ऊपर अटैक कर दे, कुछ भी हो सकता है, जिसकी वजह से जो मिडिल ईस्ट है वो एक बार फिर से डीस्टेबलाइज हो जाएगा, और इसकी वजह से जो क्रूड ऑयल है उसकी प्राइस बढ़ जाएगी। और अभी फ़िलहाल जो क्रूड ऑयल है उसकी प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, और अभी पीछे यहाँ पर लगभग $82-83 पर बैरल हो रहा था इसका रेट, लेकिन अब यहाँ पर 90 बैरल के आसपास हो रहा है। और हो सकता है कि जो क्रूड ऑयल है वो 100 बैरल पे भी चला जाए, और ये चीज़ भारत की जो इकोनॉमी है उसके लिए बेहतर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक एक डॉलर की जो कीमत है वो बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। भारत 85% जो क्रूड ऑयल है वो इम्पोर्ट करता है, और ये जो क्रूड ऑयल है उससे बनता है पेट्रोल, डीजल, जो हमारे डेली काम में आती है। क्योंकि देखा जाए तो सामान को लाने ले जाने में जो ट्रांसपोर्टेशन होती है उसमें पेट्रोल और डीजल का काफ़ी बड़ा हाथ है। अगर यही चीज़ अगर महंगी हो जाएगी तो जो इस चीज़ से जो सामान की कीमत है वो भी बढ़ जाएगी, क्योंकि इनकी जो ट्रांसपोर्टेशन लागत है वो बढ़ जाएगी। जितनी जितनी कीमत ज़्यादा बढ़ेगी उसी हिसाब से यहाँ पर जो ट्रांसपोर्टेशन लागत है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, और ये सब चीज़ें जो है वो इन्फ्लेशन को बढ़ा देगी। तो भारत के लिए बेहतर है कि ऐसा कुछ जो वॉर है वो ना हो, और हो सके तो भारत यहाँ पर इन दोनों के बीच में मीडिएट करे, क्योंकि भारत के जो संबंध है वो इजराइल के साथ भी बेहतर है, और भारत के जो संबंध है वो फ़लस्तीन के साथ भी बेहतर है। तो यहाँ पर जो भारत है वो एक बेहतर मीडिएटर का काम कर सकता है, और यहाँ पर दोनों ही देश भारत की बात सुनते भी, और इस चीज़ से भारत की जो सॉफ्ट पावर है वो भी बेहतर होगी। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ दिखाई दे नहीं रहा है कि ये दोनों देश मानेंगे। तो अभी देखते हैं कि जो क्रूड ऑयल है वो कहाँ तक जाता है। मेरे हिसाब से तो भारत को यहाँ पर मीडिएशन करनी चाहिए, और कई सारे देशों ने यहाँ पर ऑफ़र भी किया है। तुर्की ने भी ऑफ़र की है, रशिया ने भी ऑफ़र की है, चाइना ने भी ऑफ़र की है। तो यहाँ पर अगर भारत को यहाँ पर अगर सॉफ्ट पावर अगर हासिल करनी है और अपनी छवि एक बेहतर एक इंटीग्रेटेड ग्लोबल कंट्री की बनानी है, तो यहाँ पर भारत को भी अपनी तरफ से एक मीडिएशन ऑफर करनी चाहिए जो भारत के लिए बेहतर होगा। तो ये जो जंग है वो भारत के हित में बिल्कुल भी नहीं है, और भारत की यही कोशिश है कि भाई एक देश इजराइल हो तो फ़लस्तीनियों के लिए अलग देश फ़लस्तीन हो। और दूसरी चीज़ है यहाँ पर स्टॉक मार्केट, क्योंकि देखा जाए तो जैसे जैसे यहाँ पर क्रूड ऑयल की कीमत बढ़ेगी तो स्टॉक मार्केट भी यहाँ पर गिरता जाएगा, और अभी फिलहाल ऐसा ही हो रहा है। भारत का जो स्टॉक मार्केट है वो भी इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, बल्कि यहाँ पर जो माइनस है उसमें जा रहा है, वो गिरता जा रहा है। भारत का जो स्टॉक मार्केट है, लोग यहाँ पर अपने पैसे निकाल रहे हैं, और जो ग्लोबल मार्केट है उसको यहाँ पर शेकअप कर दिया है फ़लस्तीन और हमास के वॉर ने। और इसके अलावा जो गोल्ड है उसकी कीमत भी भारत में बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। भारत में नहीं बल्कि ग्लोबल जो इसका प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि देखा जाए तो दुनिया के जो देश है वो गोल्ड को एज ए रिजर्विस्ट मानते हैं कि भाई चाइना ने डॉलर का तो रिज़र्व बना रखा है, लेकिन साथ में गोल्ड का भी बना रखा है, और इसी तरह से स्विट्ज़रलैंड ने बहुत बड़ा अपना रिज़र्व बना रखा है। तो जो फॉरेक्स होता है वो डॉलर के साथ साथ गोल्ड में भी रखा जाता है, लेकिन यहाँ पर वो देश अपने एक स्ट्रैटेजिक रिजर्व में रखती है। लेकिन भारत में जो गोल्ड है वो आम लोगों के पास में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। आपने देखा होगा शादियों में कितना चलता है गोल्ड, गोल्ड की ये दे दी, गोल्ड की वो दे दी, और भारत में यहाँ पर गोल्ड बहुत ज़्यादा मिलता है। मंदिरों में कितना चढ़ाया जाता है। तो भारत में यहाँ पर जो गोल्ड है वो आम लोगों के पास ज़्यादा पाया जाता है, बल्कि जो दूसरे देश हैं वहाँ पर वो सरकारी जो रिज़र्व है उसमें रखा जाता है। तो भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगी, क्योंकि भारत यहाँ पर गोल्ड बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करता है, खास करके जो अफ्रीका के जो देश है वहाँ से। तो इस वजह से जो क्रूड ऑयल है उसकी वजह से जो गोल्ड के जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं, क्योंकि यहाँ पर जो दुनिया भर की जो इकोनॉमी है उसमें थोड़ा बहुत शेकअप तो आएगा ही क्रूड ऑयल की वजह से, और गिरने जो शायद करेंसी है वो भी गिर जाए। तो यहाँ पर जो लोग हैं
वो एक सेफ़ इन्वेस्टमेंट के रूप में गोल्ड में अपना पैसा लगाते हैं कि भाई यहाँ पर कुछ भी हो जाए गोल्ड तो गोल्ड ही रहेगा, और गोल्ड का जो पैसा है वो कभी गिरता भी नहीं है। आपने देखा भी होगा कि गोल्ड एक अच्छी इन्वेस्टमेंट मानी जाती है, लोग यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो गोल्ड की जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, और ये भारत के लिए चिंता की बात है, क्योंकि यहाँ पर भारत बहुत ज़्यादा गोल्ड इंपोर्ट करता है। और इसके अलावा जो ट्रेड इम्प्लीकेशन है वो भी काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होने वाली है, क्योंकि देखा जाए तो अगर भारत यहाँ पर इजराइल को ऐसे ही सपोर्ट करता रहा तो भारत का जो सपोर्ट है वो जो अरब देश है उसमें यहाँ पर हो सकता है कि थोड़ा बहुत कम हो जाए। वैसे देखा जाए तो भारत के रिलेशन अरब देशों के साथ भी काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा बहुत तो डर होता ही है कि भाई यहाँ पर अगर हम एक देश को सपोर्ट करें तो दूसरा देश यहाँ पर नाराज़ ना हो जाए। और अरब के जो देश है वो भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि देखा जाए तो जो अरब देश है वो भारत को काफ़ी ज़्यादा पेट्रोलियम के जो प्रोडक्ट है वो एक्सपोर्ट करते हैं, तो उनको तो फ़ायदा होता ही है। लेकिन भारत के जो लाखों लोग हैं वो इन देशों में काम भी करते हैं, जिसकी वजह से जो भारत सामान खरीदता है उससे ज़्यादा ही भारत से जो लोग रेमिटेंस है उसके ज़रिए भारत में वापस भेज देते हैं अपनी फैमिली के पास। तो ये चीज़ यहाँ पर भारत को काफ़ी ज़्यादा हिट कर सकती है, और हो सकता है कि यहाँ पर थोड़ा बहुत जो ट्रेड है उसमें यहाँ पर फ़र्क आ सकता है। और ऐसा हमने पहले भी देखा था जब यौम किपुर वॉर हुआ था, और तब यहाँ पर पेट्रोलियम की शॉर्टेज हो गई थी पूरी दुनिया में, क्योंकि उस समय जो अमेरिका था वो इजराइल की मदद कर रहा था, जिसकी वजह से जो अरब देश है वो चिढ़ गए थे, और उसी के बाद से यहाँ पर पेट्रोलियम की जो शुरुआत है वो हुई थी। तो आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर जो चीज़ है वो बदल जाती है थोड़ी बहुत चीज़ से ही। और जो भारत को जो नुकसान होगा ना वो एक और तगड़ा बहुत ज़्यादा होने वाला है, क्योंकि देखा जाए तो अभी रिसेंटली G20 का समिट दिल्ली में हुआ था, जहाँ पर दुनिया के जो 20 सबसे पावरफुल देश हैं वो भारत में आए थे, और जो भविष्य की जो योजना है उसके बारे में बात की गई थी यहाँ पर। और इसी में ही एक चीज़ आई थी IMEC, यानी कि इंडिया, मिडिल ईस्ट और यूरोप का जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है उसके बारे में बात की गई थी कि यहाँ पर जो रूट होगा वो इस तरह से होगा कि भारत से यहाँ पर शिपिंग लिंक के ज़रिए UAE को जोड़ा जाएगा, और फिर UAE से यहाँ पर सऊदी अरब, जॉर्डन और जो इजराइल है वहाँ तक रेलवे लाइन बिछाई जाएगी, सामान वहाँ पर लाया जाएगा, और हाइफा पोर्ट तक रेलवे लाइन बिछाई जाएगी, और हाइफा पोर्ट से वापस से शिपिंग के ज़रिए सामान को यूरोप भेजा जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर जो IMEC है उसकी यहाँ पर चीज़ की गई थी। और ये चीज़ यहाँ पर जो BRI प्रोजेक्ट है चाइना का, यानी कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, उसके काउंटर में की गई थी कि क्योंकि यहाँ पर जो चाइना है वो लगातार कई सारे देशों को आपस में जोड़ता जा रहा था कि भाई आप इसमें शामिल हो जाओ, ये कर लो, वो कर दो, हम दुनिया को एक दूसरे से कनेक्ट करेंगे और सामान को इधर उधर आसानी से पहुँचाएंगे। और इसी चक्कर में दुनिया के कई सारे देशों को चाइना ने अपने कर्ज के जाल में फंसा लिया था। आपने तो सुना ही होगा चाइना का डेट ट्रैप। तो इसी चक्कर में यहाँ पर कई सारे देश बर्बाद हो गए। चाइना और पाकिस्तान इसकी प्राइम एग्जाम्पल है, और चाइना के साथ तो पाकिस्तान की एक CPEC जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है वो भी यहाँ पर काफ़ी लंबा प्रोजेक्ट चल रहा है। तो इसके काउंटर में भारत ने यहाँ पर IMEC प्रोजेक्ट को पुश किया था। लेकिन यहाँ पर जो वॉर हुआ है इस वजह से जो इस्लामिक दुनिया है वो फ़लस्तीन के जो समर्थन है उसमें आ गई है, ख़ास करके सऊदी अरब। सऊदी अरब ने भी यहाँ पर कहा है कि जब तक यहाँ पर फ़लस्तीन का जो मुद्दा है वो हल नहीं हो जाता तो तब तक यहाँ पर जो इजराइल है उसके साथ हमारा कोई संबंध नहीं होगा। क्योंकि देखा जाए तो अभी रिसेंटली यहाँ पर ये सुनने में आ रहा था और इसके बारे में बातचीत भी चल रही थी कि जो इजराइल है और सऊदी अरब है उसके बीच में जो संबंध है वो नॉर्मलाइज हो सकते हैं, और ये संबंध जो है अभी तक भी नॉर्मलाइज हुए नहीं थे इससे पहले। लेकिन यहाँ पर कोशिशें की जा रही थी, और इसके लिए जो बाइडेन है वो काफ़ी ज़्यादा पुश कर रहे थे, क्योंकि ये इनकी जो विदेश नीति है उसका एक काफ़ी बड़ा एक प्रोजेक्ट होने वाला है, जिसकी वजह से वो जो डोनाल्ड ट्रंप जो रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार है उसको यहाँ पर हराने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो ये वॉर हो गया है इसकी वजह से जो IMEC प्रोजेक्ट है उसको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बड़ा धक्का लगा है, और ये चीज़ चाइना और पाकिस्तान को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट करेगी, क्योंकि जिनका जो CPEC जो कॉरिडोर है IMEC से पहले बन जाएगा तो यहाँ पर जो चीज़ पहले बन जाती है उसको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। जैसे कि स्वेज नहर कब से बनी हुई है, पहले से बनी हुई है, तो इसका जो अल्टरनेट था वो अब आ रहा है। लेकिन अब यहाँ पर आएगा या नहीं आएगा ये तो भाई इसके ऊपर डिपेंड करता है कि जो सऊदी अरब वो इजराइल को रिकग्नाइज़ करता है या नहीं। क्योंकि अगर वो नहीं करेगा तो जो रेलवे लाइंस इजराइल की तरफ को जाएगी वो कहाँ से बनेगी, कहीं से भी नहीं बन पाएगी। तो यहाँ पर बेहतर होगा कि जो सऊदी अरब है उसके संबंध इजराइल के साथ बन जाए, ताकि यहाँ पर जो भारत का जो सपना है स्वेज नहर को बाईपास करके, चाइना को काउंटर करके, पाकिस्तान को काउंटर करके सामान को मिडिल ईस्ट के रास्ते यूरोप तक पहुँचाने का वो साकार हो जाए। और इसमें जो सऊदी अरब इजराइल का जो नॉर्मलाइजेशन है वो यहाँ पर बेहतर तरीके से काम कर सकता है भारत के लिए, वरना तो यहाँ पर ये कोई डील आगे बढ़ेगी नहीं है। तो ये चीज़ है जिसकी वजह से भारत को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तगड़ा नुकसान होने वाला है। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो लाइक कर दो, ना डिसलाइक कर दो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें आगे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।